नमस्कार। मैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। आज जिस चैप्टर को हम लोगों को देखना है और वो स्क्रीन पे भी दिख रहा है, आज का टॉपिक है उत्पादन व राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह। यानी उत्पादन और राष्ट्रीय आय ये किस प्रकार से चक्रीय प्रवाह करके संपूर्ण विश्व में अवेलेबल हो जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी वस्तु विश्व में कहीं भी उत्पादित होती है, वह वस्तु धीरे धीरे विश्व में हर व्यक्ति के लिए वह अवेलेबल हो जाती है। यानी वह चक्रीय प्रवाह करते हुए संपूर्ण विश्व के लिए उपलब्ध है। और जब संपूर्ण विश्व के लिए उपलब्ध है तो उस वस्तु के उपलब्धता का माध्यम क्या है? करेंसी, मुद्रा। और वह जो मुद्रा है उस देश की राष्ट्रीय आय, यानी किसी भी देश के राष्ट्रीय आय के माध्यम से, किसी भी देश के करेंसी के माध्यम से विश्व में उत्पादित जो वस्तुएं हैं वो संपूर्ण मानवता के लिए, विश्व में रहने वाले संपूर्ण व्यक्तियों के लिए धीरे धीरे चक्रीय प्रवाह करके किस प्रकार से उपलब्ध हो जाती है, हमको आपको उपलब्ध हो जाती है। अगर कोई वस्तु यूएस में पैदा होती है, इंडिया में अवेलेबल है। इंडिया में कोई वस्तु उत्पादित होती है, वो रसिया में अवेलेबल हो जाती है। ईरान इराक में कोई वस्तु उत्पादित होती है तो बांग्लादेश के लोगों के लिए उपलब्ध है। यानी विश्व में हर एक वस्तु हर व्यक्ति के लिए धीरे धीरे चक्रीय प्रवाह करके उपलब्ध हो जाती है। और इसकी उपलब्धता में, जैसा कि मैंने बताया, कि देश के राष्ट्रीय आय या देश की करेंसी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो किस प्रकार से आज तक वस्तुओं का चक्रीय प्रवाह होता रहा, उसका एक इतिहास है, क्रमागत इतिहास है, जिसको हम क्रमशः इन 6 बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। वास्तविक प्रवाह है, यानी रियल गुड्स फ्लो है। रियल गुड्स फ्लो के अंतर्गत किस प्रकार से उत्पादित वस्तुएं और इन उत्पादित वस्तुओं के साथ ही साथ देश का राष्ट्रीय आय किस प्रकार से चक्रीय प्रवाह करता है। वास्तविक प्रवाह के बाद वास्तविक व मौद्रिक प्रवाह, या इसको द्विक्षेत्रीय प्रवाह भी कहा जाता है। तो द्विक्षेत्रीय प्रवाह के अंतर्गत कैसे वस्तुओं का चक्रीय प्रवाह हो रहा था, राष्ट्रीय आय का कैसे चक्रीय प्रवाह हो रहा था, इसी प्रकार आगे भी वास्तविक व मौद्रिक प्रवाह तथा बाजार, उत्पादन व आय का चक्रीय प्रवाह व बचतें, उत्पादन और राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह, बचतें व सरकारी क्षेत्र, और अंतिम है उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह, बचतें, सरकारी क्षेत्र व शेष विश्व। ये 6 अर्थव्यवस्थाओं के विकास का क्रम है। यानी प्रारंभिक स्टेज में जब अर्थव्यवस्थाएं बहुत पिछड़ी अवस्था में थीं, तब से लेकर के आज तक के चक्रीय प्रवाह का अध्ययन इन्हीं बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिख रहा है, जो सबसे पहला प्रवाह हम लोगों ने देखा था, वास्तविक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह से मतलब है, या इसको इंग्लिश में रियल गुड्स फ्लो के नाम से जानते हैं। ये रियल गुड्स फ्लो क्या है? वास्तविक प्रवाह क्या है? वास्तविक प्रवाह एक ऐसे कालखंड की कल्पना है जब संपूर्ण विश्व बहुत ही पिछड़ा था,
उस कालखंड में अभी मुद्रा की कल्पना नहीं थी, बाजार की कोई कल्पना नहीं थी, संपूर्ण समाज पिछड़ा हुआ था। तो जब संपूर्ण समाज पिछड़ा हुआ था तो उस समय की कल्पना यह है कि संपूर्ण समाज या संपूर्ण व्यवसाय या व्यवसायिक क्षेत्र मिलकर के दो ही प्रकार के क्षेत्र थे, एक पारिवारिक क्षेत्र था और दूसरा व्यवसायिक क्षेत्र था। पारिवारिक क्षेत्र में जैसा कि आप देख रहे हैं कि पारिवारिक क्षेत्र में उत्पादन के जो संसाधन थे परिवार के पास थे। उत्पादन के संसाधन में भूमि जो उत्पादन का संसाधन है यह परिवार के पास था। श्रम भी परिवार के पास ही था, प्रबंधन भी परिवार के पास ही था, साहसी भी परिवार के पास था। और ये अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिस समय अभी मुद्रा की कल्पना नहीं हुई थी, मुद्रा का अभी आविष्कार नहीं हुआ था। तो हम देख क्या रहे हैं कि परिवार में जो उत्पादन का संसाधन था वह उत्पादन का संसाधन परिवार से निकल करके व्यावसायिक फर्मों में काम करता है, यहाँ पे काम कर रहा है। और जब व्यावसायिक फर्मों में वह उत्पादन का संसाधन काम कर रहा है, यहाँ पे काम करता है, तो काम करने के बाद काम का जो प्रतिफल है वस्तु और सेवा के रूप में, उसको काम करने के प्रतिफल के रूप में वस्तु और सेवा मिलती है और वस्तुएं और सेवाएं वह लेकर के डायरेक्ट व्यावसायिक फर्मों से अपने घर को चला जाता है। तो इस प्रकार प्राचीन अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत यानी वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत उत्पादन का संसाधन परिवार से निकलता था और परिवार से निकल करके व्यावसायिक फर्म में काम करता था। व्यावसायिक फर्मों में काम करने के बाद जो वस्तुएं और सेवाएं पैदा होती थीं वो वस्तु और सेवा प्राप्त करता था और प्राप्त करके अपने घर लेकर के चला जाता था। तो इस प्रकार से संपूर्ण वस्तुओं का चक्रीय प्रवाह अर्थव्यवस्था में हुआ करता था कि परिवार से व्यावसायिक फर्म को और व्यावसायिक फर्म से परिवार को। ये चक्रीय प्रवाह जो है अर्थव्यवस्था में वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत हुआ करता था। धीरे धीरे जैसा कि आप जानते हैं कि मुद्रा की आवश्यकता महसूस होने लगी और जब मुद्रा की आवश्यकता महसूस होने लगी तो मुद्रा ने भी शेप लेना शुरू किया। तो जब मुद्रा ने शेप लेना शुरू किया तो अब द्विक्षेत्रीय प्रवाह, वास्तविक वो मौद्रिक प्रवाह, अब मौद्रिक प्रवाह भी उसके बाद, वास्तविक प्रवाह के बाद मौद्रिक प्रवाह भी जोड़ दिया जाता है, यानी संपूर्ण समाज या द्विक्षेत्रीय प्रवाह के अंतर्गत काम करने लगा। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि पहले वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत उत्पादन का संसाधन व्यावसायिक फर्म में काम कर रहा था और इस व्यावसायिक फर्म में काम करने के बाद व्यावसायिक फर्म में काम किया और व्यावसायिक फर्म में काम करने के बाद वस्तुएं और सेवाएं वो लेकर के परिवार को चला गया था। लेकिन जब मौद्रिक प्रवाह इसके साथ जुड़ता है तो उत्पादन का संसाधन जो वास्तविक प्रवाह में, यहाँ पर आपको चार वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत उत्पादन के संसाधन चार दिख रहे हैं, भूमि है, श्रम है, प्रबंधन है और साहस है। चार उत्पादन के संसाधन यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन जब मौद्रिक प्रवाह होता है तो उत्पादन के संसाधन चार से बढ़ करके अब 5 हो जाते हैं। भूमि, श्रम, पूंजी बढ़ जाती है, क्योंकि मौद्रिक प्रवाह है। पूंजी, मुद्रा का आविष्कार हो गया है, मुद्रा का आविष्कार हो गया है तो उत्पादन के संसाधन में यहाँ पूंजी जुड़ गई। पूंजी, प्रबंध और साहस। और इस प्रकार से यहाँ भी वो सारे के सारे उत्पादन के संसाधन परिवार के पास हैं
उत्पादन के संसाधन परिवार से निकल करके व्यावसायिक फर्म में काम करते हैं। और यहाँ पर व्यावसायिक फर्म में काम जब किया, व्यावसायिक फर्म में काम करने के बाद उसको संसाधनों को पारिश्रमिक प्राप्त हुआ। यहाँ पर जितने संसाधन आए, भूमि आया, श्रम आया, पूंजी आई, प्रबंधक आया और शासक, सारे के सारे संसाधन यहाँ पर आए और इन संसाधनों को जो पारिश्रमिक मिला वह पारिश्रमिक अब ले करके परिवार के पास चले गए। तो पारिश्रमिक के रूप में क्या मिलता है? भूमि को लगान मिलता है, श्रम को मजदूरी मिलता है, पूंजी को ब्याज मिलता है, प्रबंधक को वेतन मिलता है और साहसी को लाभ मिलता है। यानी इस प्रकार से उत्पादन के संसाधन आ करके व्यावसायिक फर्म में काम किए और व्यावसायिक फर्म में काम करने के बाद उत्पादन के संसाधनों को जो पारिश्रमिक प्राप्त हुआ वो पारिश्रमिक ले करके परिवार के पास चले गए। अब अभी तक तो हमने देखा कि किस प्रकार से संसाधनों का प्रवाह जो है परिवार से निकल करके व्यावसायिक फर्मों में गया और वहाँ से धन लेकर के आया। अब व्यावसायिक फर्मों में काम हुआ, परिवार से लोग आए, उत्पादन के संसाधन आए और आकर के यहाँ पे काम किए। जब काम किए तो यहाँ पर वस्तुएं और सेवाएं पैदा हुई और जब वस्तुएं और सेवाएं पैदा हुई तो वस्तु और सेवा किसके लिए है? हमारे और आपके लिए है, परिवार के लोगों के लिए है। तो वस्तुओं और सेवाओं को जब पैदा किया गया तो वो वस्तुएं और सेवाएं परिवार के लोग यहाँ से खरीद करके ले गए। यानी व्यावसायिक फर्मों से वस्तु और सेवा जो उत्पादित हुई थी वो परिवार के लोगों के लिए पैदा हुई थी, उत्पादित हुई थी। तो व्यावसायिक फर्मों से वस्तुएं और सेवाएं परिवार को गईं और फ्री में तो मिलेंगी नहीं, यहाँ से पहले ही पैसा चला गया है, मुद्रा चली गई है। अब जो मुद्रा परिवार के पास आया था, परिवार के पास जो मुद्रा आया था, अब उस मुद्रा से वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का भुगतान जो है व्यावसायिक फर्मों को हो गया। तो हमने क्या देखा कि वस्तु और सेवा व्यावसायिक फर्म से निकल करके परिवार में गई और यहाँ परिवार में जो पूंजी थी, परिवार में जो धनराशि थी, वो धनराशि निकल करके व्यावसायिक फर्म में चली गई। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि एक चक्रीय प्रवाह हो रहा है वस्तु और सेवा का और उसके बाद पूंजी का, इन सब का, यानी उत्पादन के संसाधनों के माध्यम से, उत्पादन के संसाधनों के पारिश्रमिक के माध्यम से, वस्तु और सेवा के माध्यम से और वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों के भुगतान के माध्यम से संपूर्ण अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का चक्रीय प्रवाह होता हुआ पाया जाता है। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से द्विक्षेत्रीय प्रवाह के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का चक्रीय प्रवाह होता हुआ पाया जाता है। यहाँ पर हमने एक चीज देखा है कि अभी इस चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत बाजार की कोई कल्पना नहीं है। परिवार से, इस परिवार से सीधे व्यावसायिक फर्म को उत्पादन के संसाधन जा रहे हैं और संसाधनों का भुगतान जो है डायरेक्ट परिवार को व्यावसायिक फर्में कर रही हैं। वस्तुएं और सेवाएं व्यावसायिक फर्मों से डायरेक्ट परिवार को जा रहा है और परिवार डायरेक्ट इसका भुगतान भी कर दे रहा है। यानी अभी कोई बीच का माध्यम नहीं है, बाजार की कल्पना अभी नहीं है। धीरे धीरे अर्थव्यवस्थाओं का विकास होता है, बौद्धिक वर्ग पैदा होता है, व्यावसायिक वर्ग पैदा होता है। तो अब एक तीसरी कल्पना की जाने लगी, वो है बाजार। अब एक बाजार की कल्पना होने लगी और यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं कि वास्तविक
व मौद्रिक प्रवाह तथा बाजार। यानी अब अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में देखा जाने लगा। अब अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों में मिल करके, तीनों क्षेत्र मिल करके काम करने लगे। यानी अब एक बाजार का भी कंसेप्ट आया। तो धीरे पहले फ्लो में, वास्तविक फ्लो में हमने क्या देखा था कि मुद्रा नहीं था उन दिनों। तो बिना मुद्रा के अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से वस्तुओं और सेवाओं का चक्रीय प्रवाह हो रहा था। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रादुर्भाव हुआ तो द्विक्षेत्रीय मॉडल हमने देखा कि जब मुद्रा का आविष्कार हुआ, मुद्रा का प्रादुर्भाव हुआ, मुद्रा का जन्म हुआ, तब किस प्रकार से वस्तुओं और सेवाओं का, वास्तविक वस्तुओं और सेवाओं का किस प्रकार से चक्रीय प्रवाह हो रहा है। अब तीसरे स्टेज पर आते आते अर्थव्यवस्थाओं में एक बाजार का कंसेप्ट आया। और जब बाजार का कंसेप्ट आया तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं और सेवाओं का किस प्रकार से चक्रीय प्रवाह होता है और वस्तुओं और सेवाओं के साथ ही साथ राष्ट्रीय आय का किस प्रकार से चक्रीय प्रवाह होता है, इसका अध्ययन हमको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं कि प्रारंभ में परिवार से सीधे व्यावसायिक फर्म को और व्यावसायिक फर्म से सीधे परिवार को जोड़ा जा रहा था, या दोनों आपस में डायरेक्ट जुड़ रहे थे। लेकिन जब बाजार का कंसेप्ट आता है तो बाजार के कंसेप्ट को आने के बाद उत्पादन का संसाधन अब डायरेक्ट व्यावसायिक फर्म को अप्रोच नहीं करता है। उत्पादन का संसाधन जो है अब वो साधन बाजार को उपलब्ध हो जाता है। जो पहले डायरेक्ट व्यावसायिक फर्म को उपलब्ध होता था, अब वह जो है साधन बाजार के माध्यम से, जैसा कि आप देखे होंगे, यहाँ पे एक उदाहरण भी दे दूं कि जैसे एक लेबर चौराहे का कंसेप्ट है कि आपको लेबर चाहिए तो लेबर चौराहे पे जाइए और जिस प्रकार का लेबर चाहिए उस प्रकार का लेबर लेके आइए। वो एक प्रकार का साधन बाजार है। तो वो सिर्फ एक लेबर के कंसेप्ट में है। लेकिन यह जो साधन बाजार है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में साधन बाजार है और संपूर्ण उत्पादन का संसाधन। अगर आपको भूमि चाहिए, पट्टे पर भूमि चाहिए, तो साधन बाजार आपको भूमि उपलब्ध कराएगा। आपको श्रम चाहिए उत्पादन करने के लिए, या ये कहें किसी भी व्यावसायिक फर्म को व्यवसाय करने के लिए श्रम चाहिए, वो भी साधन बाजार आपको उपलब्ध कराएगा। पूंजी चाहिए तो पूंजी के लिए साधन बाजार, बैंकिंग सिस्टम है, वो आपको पूंजी उपलब्ध कराएगा, वगैरह वगैरह। जितने भी उत्पादन के संसाधन हैं वो सारे के सारे उत्पादन के संसाधन आपको उत्पादन के संसाधन आपको साधन बाजार से उपलब्ध हो जाएंगे। जब सारे के सारे उत्पादन के संसाधन आपको साधन बाजार से उपलब्ध हो गए तो व्यावसायिक फर्मों को भी ये पता है कि हमको उत्पादन का संसाधन अब परिवार से नहीं मिलना है, हमको उत्पादन का संसाधन साधन बाजार से उपलब्ध होगा। तो व्यावसायिक फर्में साधन बाजार से उत्पादन का संसाधन अपने यहाँ लेकर के काम करती हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, परिवार से उत्पादन का संसाधन निकला और साधन बाजार को गया, और साधन बाजार से निकल करके व्यावसायिक फर्म को गया। तो जब व्यावसायिक फर्म ने उत्पादन के संसाधनों को साधन बाजार से प्राप्त किया है, तो ये व्यावसायिक फर्म जो है उन संसाधनों का भुगतान व्यावसायिक फर्में उन संसाधनों का भुगतान डायरेक्ट नहीं करती हैं, वो भी साधन बाजार को दे देती हैं। उत्पादन की संसाधन का भुगतान जो होगा वो साधन बाजार को दिया, और इस साधन बाजार से संसाधनों का भुगतान परिवार के पास चला गया। तो यहाँ पे हमने ये देखा
कि किस प्रकार से व्यावसायिक फर्में और परिवार ये दोनों एक दूसरे से जुड़ करके काम करते हैं, और दोनों जब एक दूसरे से जुड़ करके काम करते हैं तो किस प्रकार से इनका चक्रीय प्रवाह होता हुआ पाया जाता है। अब हमने एक सेक्टर में देखा, परिवार से साधन बाजार में और साधन बाजार से व्यावसायिक फर्म। अब हमने ये देखा कि जो व्यावसायिक फर्में हैं, इन व्यावसायिक फर्मों के पास वस्तुएं उत्पादित हुई हैं, सेवाएं उत्पादित हुई हैं। तो व्यावसायिक फर्मों के पास उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं ये जो पहले डायरेक्ट परिवार को जा रही थी, वो डायरेक्ट परिवार को न जा करके वो वस्तु बाजार में जाने लगी। अब वो बाजार को उपलब्ध होने लगी। एक तीसरा मीडिएटर अब उसमें आ गया है, बाजार। और बाजार हमको आपको बाजार के माध्यम से वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध होने लगी। यानी व्यावसायिक फर्में वस्तुएं और सेवाओं को वस्तु बाजार में, या ये कहें कि वस्तु बाजार व्यावसायिक फर्मों से वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त करने लगा, और परिवार के लोग वस्तु बाजार से वस्तु और सेवा प्राप्त करने लगे। वस्तु और सेवा जब परिवार के लोगों ने प्राप्त किया तो उन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का भुगतान वस्तु बाजार को, और वस्तु बाजार जो है पुनः उसका व्यावसायिक फर्मों को। यानी इस प्रकार भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं का विकास होता है, और त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के विकास के संदर्भ में यानी जब बाजार डेवलप हो जाता है, तो बाजार के डेवलपमेंट के बाद किस प्रकार से वस्तुएं और सेवाएं एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ, और मुद्रा एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ कैसे चक्रीय प्रवाह करती है, इसका अध्ययन हम लोगों ने किया। तो यहाँ पर हमने देखा कि वास्तविक व मौद्रिक प्रवाह तथा बाजार। अब यहाँ पर एक चीज हम लोगों ने ध्यान दिया कि व्यावसायिक फर्म जितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करती हैं, और वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के बाद, बेचने के बाद जो आय प्राप्त होती है, परिवार के पास जो आय की प्राप्ति होती है व्यावसायिक फर्मों में काम करने के बाद, उसको जो आय की प्राप्ति होती है, यानी परिवार का आय और व्यावसायिक फर्मों का आय, ये संपूर्ण आय जो है अर्थव्यवस्था में ऐसे ही रोटेट हो रही है। यानी अभी यहाँ पर बचत का कहीं कोई कंसेप्ट नहीं है कि परिवार के लोग कुछ बचा रहे हैं, व्यावसायिक फर्मों को भी लाभ प्राप्त हो रहा है, तो कुछ बचत का कंसेप्ट हो। बचत का कंसेप्ट अभी यहाँ तक आया नहीं है। तो जब बचत का कंसेप्ट आया नहीं है, जितना हमारा आय है सारा का सारा खर्च हो रहा है, व्यावसायिक फर्मों की जितनी बचतें हैं सारी की सारी खर्च हो जा रही हैं, तो यहाँ तक तो अभी उसका कंसेप्ट आया नहीं था। लेकिन समय जैसे जैसे बीतता चला गया, अब एक बचत का कंसेप्ट आया, और जब बचत का कंसेप्ट आया तो उत्पादन व राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह और साथ ही साथ बचतें। अब हमारी जो बचत हुई वो बचत कहाँ जाए? तो जब हम और आप अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोग बचत करने लगे तो एक नई चीज सामने आई कि बचत को क्या किया जाए, बचत को कहाँ बचा के रखा जाए। तो एक पूंजी बाजार का कंसेप्ट आया। पूंजी बाजार का जब कंसेप्ट आया तो वो सारी बातें यहाँ भी हैं कि परिवार से उत्पादन का संसाधन निकला, और उत्पादन का संसाधन निकल करके साधन बाजार को गया, साधन बाजार से उत्पादन का संसाधन व्यावसायिक फर्म को गया, फिर यहाँ से संसाधनों का भुगतान साधन बाजार को हुआ व्यावसायिक फर्मों के द्वारा, पुनः साधन बाजार से उत्पादन के संसाधनों को भुगतान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार फिर पुनः वस्तुएं और सेवाएं वस्तु बाजार को गई,
फिर वस्तु बाजार से वस्तुएं सेवाएं परिवार को गईं, परिवार ने भुगतान किया वस्तु बाजार को, फिर वस्तु बाजार से व्यवसायिक फर्म को। ये सारी बातें वही हैं जो पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा है। अब नया कंसेप्ट जो आया पूंजी बाजार, और पूंजी बाजार में हमने क्या करना शुरू कर दिया कि हमारे उपभोग के बाद हमारे पास जो 2 पैसा बचत के रूप में है, जो 2 पैसा हमने बचाया है, परिवार के लोगों ने, उत्पादन के संसाधनों ने जो कुछ पूंजी बचा रखी है, जो कुछ धनराशि बचा रखी है, इसी प्रकार से व्यवसायिक है, व्यवसायिक फर्म है, व्यवसायी जो भी है, उसकी भी जो कुछ बचते हैं, उसने भी जो 2-4 पैसे बचा रखे हैं, उन बचतों को जो है हम पूंजी बाजार के कंसेप्ट में लेकर के चले आए। यानी पूंजी बाजार में बचतें जो है पूंजी बाजार में पहुंचने लगी, और जब बचतें पूंजी बाजार में पहुंचने लगी तो हम देख क्या रहे हैं कि परिवार से बचत निकल करके पूंजी बाजार में पहुंची, और व्यावसायिक फर्मों की भी जो बचतें हैं वो भी बचतें कहाँ पहुंच गई? पूंजी बाजार में। बैंकिंग सेक्टर समझिए इसको, कि हमारे और आपके परिवार के लोगों की जो बचतें हैं वो भी पूंजी बाजार में पहुंची, और उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत, या ये कहें व्यावसायिक फर्म के अंतर्गत जो वस्तुओं और सेवाओं को देने के बाद, वस्तुओं और सेवाओं को बेचने के बाद जो कुछ आय प्राप्त होता है, जो कुछ बचत प्राप्त होता है, वो बचत पूंजी बाजार में चली गई। अब पूंजी बाजार के पास एक पूंजी इकट्ठा हो गई, तो पूंजी इकट्ठा हो गई तो पूंजी बाजार उस पूंजी को उधार देता है, निवेश के लिए उधार। अर्थव्यवस्था में कोई उद्यमी है, कोई काम करना चाहता है, उसके पास पूंजी का संसाधन नहीं है, उसके पास पूंजी नहीं है, तो व्यावसायिक फर्मों से पूंजी बाजार से वह पूंजी प्राप्त कर सकता है। तो पूंजी बाजार ने फिर क्या किया? पूंजी बाजार ने और कुछ अतिरिक्त व्यावसायिक फर्में जब व्यवसाय करना चाह रही हैं, तो पूंजी बाजार से वह व्यावसायिक फर्में पूंजी रूपी संसाधन प्राप्त करती हैं, और वो भी अर्थव्यवस्था में काम करना शुरू करती हैं। और वो भी जब उत्पादन के संसाधन अपने पास प्राप्त करेंगी, उसमें एक पूंजी यहाँ से प्राप्त करेगी, और उत्पादन के संसाधन परिवार से प्राप्त करेगी या साधन बाजार से प्राप्त करेगी, और फिर वो उत्पादन का काम अर्थव्यवस्था में करने लगती है। तो हमने यहाँ भी देखा कि उत्पादन किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में फ्लो होता है, और उत्पादन के बाद किस प्रकार से आय का चक्रीय प्रवाह होता है। तो उत्पादन व राष्ट्रीय आय का अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से चक्रीय प्रवाह होता हुआ पाया जाता है। अब यहाँ तक हम लोगों ने ये देखा कि अभी किसी भी, ये सारा का सारा बाजार तंत्र जो है वो बाजार के द्वारा कंट्रोल हो रहा है, और बाजार पर कंट्रोल करने के लिए कोई सरकारी क्षेत्र नहीं है, कोई पब्लिक सेक्टर ही नहीं है जो इस बाजार को या इस संपूर्ण सिस्टम को कंट्रोल करे। तो धीरे धीरे अब गवर्नमेंट पूरे बाजार तंत्र को कंट्रोल करने लगी, सरकारी क्षेत्र भी अब इसमें अपना कार्य करना शुरू किया, इसको कंट्रोल करना शुरू किया। तो जब सरकारी क्षेत्र इसमें आ जाता है तो संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का अगर इतिहास देखा जाए तो यही क्रमिक विकास है। उत्पादन और राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह इसी प्रकार से होता पाया गया है कि प्रारंभ में हमारी अर्थव्यवस्था पिछड़ी थी, तो हम वास्तविक फ्लो के अंतर्गत थे। धीरे धीरे विकसित होते होते हम अब सरकारी क्षेत्र तक पहुंचे, और जब सरकारी क्षेत्र तक पहुंचे तो सारी बातें तो पुरानी ही हैं कि परिवार है, साधन बाजार है, व्यावसायिक फर्म है, वस्तु बाजार है, पूंजी बाजार है। यहाँ तक उत्पादन के संसाधनों को और उत्पादन के संसाधनों को जो भुगतान प्राप्त होता है, वस्तुओं और सेवाओं को जो भुगतान दिया जाता है, इन सभी चीज़ों का किस प्रकार से पूंजी का
चक्रीय प्रवाह हम लोगों ने यहां पर देख लिया है अभी तक। अब जब सरकारी क्षेत्र जुड़ता है तो किस प्रकार से चक्रीय प्रवाह होता हुआ पाया जाता है, यानी उत्पादन के साधनों का और परिवार के लोगों का ये सब चक्रीय प्रवाह कैसे होता हुआ पाया जाता है, इसको अब हमको देखना है। तो पुरानी बातें तो वही हैं, अब सरकारी क्षेत्र को जोड़ के देख लिया जाए। तो सरकारी क्षेत्र, सरकार जो है, सरकार करती क्या है? पब्लिक हित में खर्च करती, पब्लिक हित में खर्च करती है, यानी सरकार के द्वारा सार्वजनिक व्यय किया जाता है। तो जब सरकार सार्वजनिक व्यय करती है, तमाम प्रकार के बजट बनाती है, तो तमाम प्रकार के बजट से हम और आप यानी परिवार के लोग लाभान्वित होते हुए पाए जाते हैं। सरकार सरकारी सहायता भी देती है व्यवसायिक फर्मों को। आप किसी वस्तु का उत्पादन करना चाह रहे हैं तो सरकार आपको सब्सिडी दे सकती है। तमाम प्रकार के उद्योग को, तमाम प्रकार के व्यवसाय को सरकार सब्सिडी देती है, सरकारी सहायता देती है। तो सरकारी क्षेत्र को जो आय प्राप्त हुआ है, जो पब्लिक रेवेन्यू उसके पास है, पब्लिक सेक्टर के पास, उस पब्लिक रेवेन्यू से परिवार के लोगों के ऊपर सार्वजनिक व्यय किया जाता है और व्यावसायिक फर्मों के ऊपर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। परिवार के लोगों को भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। हमको आपको भी आर्थिक सहायता उपलब्ध गवर्नमेंट कराती है, वृद्धा अवस्था पेंशन के माध्यम से, विधवा पेंशन के माध्यम से, तमाम प्रकार से आर्थिक सहायता डायरेक्ट आपको अर्थ के रूप में, धन के रूप में सरकार सहायता करती है। आर्थिक सहायता सरकार व्यवसायिक फर्मों को भी करती है। तो सरकार के पास जो पब्लिक रेवेन्यू है, उस पब्लिक रेवेन्यू का जब एक्सपेंडिचर किया जाता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर जब होता है तो सार्वजनिक व्यय के माध्यम से परिवार को प्राप्त होता है, आर्थिक सहायता के रूप में परिवार को प्राप्त होता है। इसी प्रकार से व्यावसायिक फर्मों को भी सरकारी सहायता और आर्थिक सहायता के रूप में ये पब्लिक रेवेन्यू से लाभ प्राप्त होता हुआ पाया जाता है। अब हम लोग लाभान्वित हुए, सरकार ने परिवार को भी लाभ प्रदान किया, व्यावसायिक फर्म को भी लाभ प्रदान किया। पब्लिक रेवेन्यू आता कहां से है? तो पब्लिक रेवेन्यू के लिए सरकार करती क्या है? हमारे और आप के ऊपर करारोपण करती है, यानी हम और आप कर का भुगतान करते हैं, और कर का भुगतान करते हैं तो परिवार के पास जो धनराशि है, जो मुद्रा है, जो आय है, उस आय के ऊपर कर लगा है, और कर के माध्यम से पब्लिक सेक्टर या सरकारी क्षेत्र आय प्राप्त करती है, परिवार से भी आय प्राप्त करती है और व्यावसायिक फर्मों से भी आय प्राप्त करती है। यानी हम लोग करों का भुगतान सरकारी क्षेत्र के लिए करते हैं, पब्लिक सेक्टर के लिए करते हैं, और पब्लिक सेक्टर कर प्राप्त करके, करारोपण करके आय प्राप्त करती है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि किस प्रकार से उत्पादन व राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह होता है, हमारी बचतों का किस प्रकार से चक्रीय प्रवाह होता है, और इसके साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर जब जुड़ जाता है तो पब्लिक सेक्टर का पब्लिक इनकम या पब्लिक रेवेन्यू, और पब्लिक रेवेन्यू के साथ साथ पब्लिक एक्सपेंडिचर किस प्रकार से संपूर्ण अर्थव्यवस्था में रोटेट होता हुआ पाया जाता है, या ये कहें कि किस प्रकार से चक्रीय प्रवाह धन और संपत्ति का होता हुआ पाया जाता है, और वस्तु और सेवा का चक्रीय प्रवाह कैसे होता हुआ पाया जाता है। अभी तक हमने ये देखा कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर किस प्रकार से ये सारी गतिविधियां होती हैं, और वर्तमान आर्थिक परिदृश्य क्या है? ग्लोबल मार्केटिंग का है। संपूर्ण विश्व एक मार्केट के रूप में, और जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि विश्व में कहीं कोई वस्तु उत्पादित हो रही है
तो संपूर्ण विश्व के लिए वह वस्तु उपलब्ध है, संपूर्ण मानव जगत के लिए, मानव जीवन के लिए, संपूर्ण वस्तुएं और सेवाएं सबके लिए उपलब्ध हो जाती हैं। तो जो छठवां क्षेत्र है, उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह, बचते सरकारी क्षेत्र व शेष विश्व। शेष विश्व, संपूर्ण विश्व, होल वर्ल्ड। और जब होल वर्ल्ड की बात आती है तो जैसा कि शुरू में ही आपको बताया गया था कि उत्पादन और राष्ट्रीय आय का जो चक्रीय प्रवाह होता है, एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ, ये संपूर्ण विश्व तक वस्तुएं जो है रोटेट हो रही हैं। और वो किसके माध्यम से? देश की करेंसी के माध्यम से, देश के राष्ट्रीय आय के माध्यम से। तो यहाँ पर में केवल जो है नई चीज जुड़ रही है, वो नई चीज क्या है? वो शेष विश्व, यानी देश के अंदर तो जो वस्तुएं और सेवाएं रोटेट हो रही थी, जो वस्तु और सेवाओं का चक्रीय प्रवाह हो रहा था, वहां तक तो हमने देखा। अब शेष विश्व जब इसके साथ जुड़ गया, पूरा ग्लोबल मार्केटिंग हो गया, तो इस ग्लोबल मार्केटिंग के दौर में किस प्रकार से विश्व के अन्य राष्ट्रों के साथ किस प्रकार से वस्तुएं और सेवाएं रोटेट होती हुई पाई जाती हैं। तो यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र जो है आयातों का भुगतान करता है। आयातों का भुगतान, जैसे मान लिया शेष विश्व से किसी राष्ट्र ने जो आयात किया है, जो वस्तुएं खरीदी हैं, तो उस वस्तुओं को खरीदने के बाद उसका जो है भुगतान किया जाता है। तो एक अर्थव्यवस्था से वो भुगतान, जैसे यहाँ से वह भुगतान निकला, वस्तुएं खरीदी गई, यहाँ पे वस्तुएं आई हैं जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, और यहाँ से वस्तुएं निकल करके शेष विश्व के लिए यहाँ से धनराशि निकल करके और विश्व के अन्य राष्ट्रों से जहाँ से वस्तुएं खरीदी गई हैं, वो धनराशि यहाँ से निकल करके वहाँ चली जाती हैं। हम वस्तुओं को निर्यात भी करते हैं, वस्तुओं का हम निर्यात भी करते हैं। तो यहाँ से वस्तु जो है, सरकारी क्षेत्र ने क्या किया? वो शेष विश्व को निर्यात किया, कुछ वस्तुओं को बेचा। तो जब वस्तुओं को बेचा गया, तो बेचने के बाद जो धनराशि प्राप्त हुई, वो विभिन्न राष्ट्रों से निकल करके हमारे देश को चली आती हैं, या एक देश को चली आती हैं। तो एक देश से दूसरे देश में वस्तुएं और सेवाएं आती हैं और उनके मूल्यों का भुगतान किया जाता है। तो आयातों का भुगतान और निर्यातों की प्राप्तियां हमने यहाँ पर देखी कि सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत किस प्रकार से शेष विश्व से आयात और निर्यात और आयातों का भुगतान और निर्यातों की प्राप्तियां होती हुई पाई जाती हैं। यहाँ पर एक चीज थोड़ा छूटा हुआ है कि आयात और निर्यात सिर्फ सरकारी क्षेत्र ही नहीं करता है। आयात और निर्यात करने का काम कुछ व्यावसायिक फर्म भी शेष विश्व के साथ करते हैं। तो व्यावसायिक फर्म, जो बड़े बड़े व्यावसायिक घराने हैं, बड़े बड़े व्यावसायिक यूनिट्स हैं, ये भी विश्व के अन्य राष्ट्रों से रॉ मटेरियल मंगाते हैं और विश्व के अन्य राष्ट्रों को अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। तो यहाँ भी जो है आयात और निर्यात होता है व्यावसायिक फर्मों के माध्यम से। तो व्यावसायिक फर्मों ने विश्व के अन्य राष्ट्रों से जो आयात किया है, उस आयात का भुगतान होता हुआ पाया जाता है। व्यावसायिक फर्मों ने डायरेक्ट आयात का भुगतान विश्व के अन्य राष्ट्रों को कर दिया। विश्व के अन्य राष्ट्रों को वस्तुएं बेची भी गई हैं, व्यावसायिक फर्मों के द्वारा वस्तुएं बेची भी गई हैं। तो जब बेची गई हैं तो विश्व के अन्य राष्ट्रों से मुद्रा भी प्राप्त होगा, धनराशि भी प्राप्त होगा। तो धनराशि जो है विश्व के अन्य राष्ट्रों से वो व्यावसायिक फर्मों को भी प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि विश्व के अन्य राष्ट्रों के साथ
किस प्रकार से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के माध्यम से किस प्रकार से मुद्रा या ये कहें कि देश की करेंसी एक हाथ से दूसरे हाथ को जाती है और फिर ये राष्ट्रीय आय भी इसी के साथ जुड़ जाता है कि अगर करेंसी है तो वहाँ राष्ट्रीय आय है। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये देखा कि उत्पादन और राष्ट्रीय आय इस सब का चक्रीय प्रवाह संपूर्ण विश्व में कैसे होता हुआ पाया जाता है। तो चरण बाई चरण, लेयर बाई लेयर, स्टेज बाई स्टेज आज तक अर्थव्यवस्था शेष विश्व में किस प्रकार से अपने वस्तुओं और सेवाओं को बेच रही है, किस प्रकार से वहाँ से आय प्राप्त कर रही है, यानी संपूर्ण एक खाका आज हम लोगों ने देखा। यानी उत्पादन और राष्ट्रीय आय किस प्रकार से एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ होते हुए वस्तुओं और सेवाओं के माध्यम से चक्रीय प्रवाह होता हुआ पाया जाता है। आज हम लोगों ने इसका विधिवत अध्ययन किया और हमें उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।